अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2B। तो एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं रीड कर लेता हूँ। 35 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड टू कंप्लीट अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन 16 डेज। तो एक प्रोजेक्ट था कंस्ट्रक्शन का और उसको कंप्लीट करने के लिए 35 वर्कर्स को जो है वो हायर किया गया। ठीक है, और वो जो प्रोजेक्ट है वो 16 डेज़ के अंदर कंप्लीट होना था। ठीक है, यानी 35 वर्कर्स हायर किए गए उस प्रोजेक्ट को 16 डेज़ के अंदर कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है, बिफोर द प्रोजेक्ट स्टार्ट द बॉस ऑफ द कंपनी इज टोल्ड दैट ही नीड्स टू कंप्लीट प्रोजेक्ट इन 14 डेज। अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ था तो कंपनी का जो बॉस था उसने बता दिया कि भाई वो जो है वो चाहता है कि वो प्रोजेक्ट 16 के बजाय अब 14 डेज़ में कंप्लीट हो। ठीक है, तो assuming all the workers work at the same rate, how many more workers does he need to employ in order to complete the project on time? तो अब आपने बताना है कि अगर वर्कर्स जो हैं वो सेम रेट पे काम कर रहे हैं, यानी कि जितने हॉर्स उनके पहले तय हुए थे उतने ही हॉर्स वो अब भी काम करेंगे, तो आपने बताना है कि हमें और कितने वर्कर्स चाहिए कि ये प्रोजेक्ट जो है वो 14 डेज़ के अंदर कंप्लीट हो। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ। वर्कर्स जो हैं वो सेम रेट पे काम करेंगे और अब हमें और कितने वर्कर्स चाहिए कि वो प्रोजेक्ट 16 के बजाय 14 डेज़ में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, साथ साथ फिर मैं आपको गाइड करता रहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले एक तरफ लिख लेंगे वर्कर्स, ठीक है, और दूसरी तरफ हम लिख लेंगे डेज। ठीक है, तो प्रोजेक्ट है कंस्ट्रक्शन का, तो सबसे पहले अगर 35 वर्कर्स काम करेंगे तो वो 16 डेज़ के अंदर प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। तो बॉस के कहने पे अब वो प्रोजेक्ट हमने 14 डेज़ में कंप्लीट करना है, तो हमें और मज़ीद कितने वर्कर्स चाहिए होंगे, यानी 35 तो पहले ही थे, इससे मज़ीद कितने चाहिए होंगे कि वो 16 के बजाय 14 डेज़ में काम कंप्लीट हो। ठीक है, तो हमने मज़ीद कितने वर्कर्स चाहिए वो तादाद बतानी है। तो मज़ीद बताने से पहले मैं तादाद निकाल लूँगा उन वर्कर्स की जो 14 डेज़ के अंदर काम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वर्कर्स की तादाद निकाल लेता हूँ जो कि 14 डेज़ के अंदर काम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो है वो हमें एक्स्ट्रा कितने वर्कर्स चाहिए वो मैं फाइंड कर लूँगा। ठीक है, तो पहले मैं निकालूंगा कि 14 डेज़ के अंदर कितने वर्कर्स काम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखें डेज़ जो हैं वो कम हो गए, अब हमें वर्कर्स ज़्यादा दरकार हैं। ठीक है, तो अब वो जो प्रोजेक्ट 16 डेज़ में 35 वर्कर्स ने करना था वो अब प्रोजेक्ट 14 डेज़ में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अब हमें 35 से भी ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत है। एक तरफ डेज़ कम हो रहे हैं 16 से 14, तो वर्कर्स की तादाद अब बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो वर्कर्स की तादाद बढ़ रही है, तो डेज़ कम हो रहे हैं, वर्कर्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज़ कम हो रही है दूसरी चीज़ बढ़ रही है, ये होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। डेज़ कम हो रहे हैं, वर्कर्स हमें ज़्यादा दरकार है, डेज़ कम और वर्कर ज़्यादा, इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो लिख लूँगा वर्कर्स एंड डेज आर इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन का सीक्वेंस मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपसे डिस्कस किया था, वो होता है x2 बाई x1 इक्वल्स टू y1 बाई y2। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्या सीक्वेंस होता है वो भी मैं शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, तो जब हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाए तो उस टाइम ये सीक्वेंस हम क्वांटिटीज़ का रखते हैं। ठीक है, x2 बाई x1 इक्वल्स टू y2 बाई y1। ठीक है, तो आ जाएगा x2 बाई x1 इक्वल्स टू y2 बाई y1। तो अब इन्वर्स प्रोपोर्शन में हमारा सीक्वेंस होगा ये x2 बाई x1 इक्वल्स टू y1 बाई y2। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है वो भी मैंने साइड पे लिख लिया है। तो ये सीक्वेंस हमने फॉलो करना है। ठीक है, इन्वर्स प्रोपोर्शन के लिए, क्योंकि हमारे डेज कम हो रहे थे, वर्कर्स की तादाद बढ़ रही थी, एक चीज़ कम होती है एक ज़्यादा होती है, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस जो है वो हम यूज़ करेंगे क्वांटिटीज़ के लिए। ठीक है, तो ये था x1, ये था x2, तो x2 बाई x1 यानी कि आ जाएगा x बाई 35। ठीक है, ये था y1, ये था y2, तो y1 y2 लिखना है तो ये y1 ये y2 यानी 16 बाई 14 आ जाएगा। ठीक है, तो अब x की वैल्यू निकालनी है, तो 35 जो है वो x से डिवाइड हो रहा है, तो इक्वल्स टू की राइट साइड पे जाके ये 35 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा x इक्वल्स टू 16 बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 30। अब देखें इनकी कटिंग हो रही है, 7 2 ज़र 14, 7 5 ज़र 35। ठीक है, तो 14 और 35 की मैंने 7 से कटिंग कर ली। अब देखें 2 1 ज़र 2, 2 8 ज़र 16, 2 और 16 की भी कटिंग हो गई है, 2 1 ज़र और 2 8 ज़र 16। अब देखें यहाँ पे रह जाएगा 8 एंड 5। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 8 इंटू 5, तो x आ जाएगा 8 5 ज़र 40 वर्कर्स। ठीक है,
तो इसका मतलब ये है कि अगर 16 डेज़ में 35 वर्कर्स काम करेंगे तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, अगर डेज़ कम हो गए हैं तो अब 40 वर्कर्स काम करेंगे, तब ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट होगा। ठीक है, तो 35 से वर्कर्स की तादाद बढ़ गई 40। ठीक है, तो अब हमने बताना है कि इजाफी कितने वर्कर्स हो गए। पहले 35 थे, अब हमें 40 चाहिए, तो कितने और चाहिए, 5 वर्कर्स और चाहिए। ठीक है, तो मैं लिख लूँगा नंबर ऑफ मोर वर्कर्स नीडेड। ठीक है, तो आ जाएगा टोटल, अभी हमें चाहिए 40। ठीक है, और पहले थे 35। ठीक है, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है हमें 5 वर्कर्स जो हैं वो मज़ीद चाहिए ये प्रोजेक्ट 16 के बजाय 14 डेज में कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 मैं रीड कर लेता हूँ। अ कंसाइनमेंट ऑफ फॉडर कैन फीड 1 to 6 कैटल फॉर 50 डेज। ठीक है, एक कंसाइनमेंट आई फोडर्स यानी चारे की, जो कि 1260 कैटल्स यानी मवेशियों को 50 डेज के लिए फीड कर सकती थी। ठीक है, यानी कि हमारे पास चारे की कंसाइनमेंट आई। ठीक है, जो कि 1260 मवेशियों को फीड करा सकती थी 50 डेज की, यानी कि 1260 कैटल्स के लिए वो खाना काफ़ी था 50 डेज के लिए। ठीक है, given that all cattle consume fodder at same rate, then find the number of cattle and equal consignment of fodder can feed for 75 days। आपने नंबर ऑफ कैटल्स यानी मवेशियों की तादाद बतानी है कि वो यही चारा जो है वो 75 डेज के लिए खा सकें। ठीक है, यानी कि पहले 1260 थे तो वो 50 डेज खाते थे, अब कितने कैटल्स होंगे कि वो चारा जो है वो उनके लिए 75 डेज के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो मैं लिख लूँगा नंबर ऑफ कैटल, मवेशियों की तादाद। ठीक है, और दूसरी तरफ लिख लेंगे डेज। तो 1260 कैटल जो हैं वो 50 डेज़ के लिए चारा खाती हैं। ठीक है, तो 1260 कैटल्स के लिए हमारे पास 50 डेज़ का चारा जो है वो मौजूद है। ठीक है, वो 50 डेज़ तक वो चारा खा सकती हैं। ठीक है, तो अब आपने बताना है अगर जो हैं हम 75 डेज़ तक यही चारा यूज़ करना चाहते हैं तो कितने नंबर ऑफ कैटल जो हैं वो 75 डेज़ तक चारा खा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है अब ये चारा 75 डेज़ तक हमने चलाना है तो कैटल्स की तादाद हमें कम करनी पड़ेगी, यानी कि डेज़ बढ़ गए, कैटल्स की तादाद अब कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आ जाएगी x जो कि हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो एक तरफ जो है वो डेज़ बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ कैटल्स की तादाद कम करनी पड़ेगी, तो एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, तो ये है इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो लिख लेंगे नंबर ऑफ कैटल्स एंड डेज और इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये आपस में इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, तो इनवर्स प्रोपोर्शन में हम सीक्वेंस फॉलो करते हैं x2/x1 इक्वल्स टू y1/y2। ठीक है, ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। ठीक है, तो आ जाएगा x2/x1, ये था x1, ये था x2, तो x2/x1 यानी कि आ जाएगा x/1260। ठीक है, और ये था y1/y2, तो ये y1 वैल्यू थी, ये y2 थी, तो y1/y2 यानी 50/75 आ जाएगा। ओके, तो 1260 जो है वो x से डिवाइड हो रहा है, तो इक्वल्स टू की दूसरी जानिब जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा 50/75 इक्वल्स टू 1260। ओके, अब देखिए जी इनकी कटिंग हो रही है। ठीक है, तो कटिंग कैसे हो रही है, देखें ये इन दोनों की कटिंग हो रही है 5 1 5 5 5 25 और 5 1 5 and 0। ठीक है, तो 75 और 50 की मैंने 5 5 से कटिंग कर दी तो आ जाएगा 10/50। अभी भी कटिंग हो रही है, देखें 5 2 10। ठीक है, और 5 3 15। ठीक है, अब देखिए 3 की कटिंग हो रही है 1260 से। ठीक है, तो 3 की मैं कटिंग कर दूंगा, 3 1 3, 3 4 12 एंड 3 2 6 एंड 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें कटिंग हो गई है। ठीक है, तो ऊपर 2 और 420 रह गए हैं। ठीक है, तो आ जाएगा 2 इंटू 420। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 0 2 2 4 एंड 2 4 8। हमारे पास कैटल्स की तादाद आ जाएगी 840। इसका मतलब ये है कि 50 डेज़ में अगर वो चारा 1260 कैटल्स जो है वो फीड करती हैं
तो 75 डेज़ यानी ज़्यादा दिनों के लिए अगर ये चारा जो है वो चलाना है तो हमें फिर कैटल्स की तादाद कम करके 840 करनी पड़ेगी, तब जाके जो है ये चारा जो है वो 75 डेज़ के लिए हमें काफ़ी है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए। चलते हैं पार्ट बी की तरफ। ओके स्टूडेंट, चलते हैं पार्ट बी की तरफ। तो पार्ट बी में अब हमने फाइंड करना है, फाइंड नंबर ऑफ डेज एंड इक्वल कंसाइनमेंट ऑफ द फोडर कैन लास्ट इफ इट इज यूज्ड टू फीड 1575 कैटल्स। तो अब इस पार्ट में हमने क्या बताना है कि यही जो चारा जो 1260 कैटल्स जो हैं वो 50 डेज के लिए खाती हैं, तो अब अगर यही चारा जो है वो 1575 कैटल्स फीड करें तो वो कितने दिन चलेगा। ठीक है, चारे की मिकदार जो है वो वही है। ठीक है, हमने सिर्फ बताना है डेज की तादाद। तो अब ये बताना है कि वही चारा जो है वो 1575 कैटल्स को खिलाया जाए तो वो अब कितने दिन चलेगा। ठीक है, तो लिख लूंगा नंबर ऑफ कैटल्स और दूसरी तरफ लिख लूंगा डेज। ठीक है, तो एक तरफ लिख लूंगा नंबर ऑफ कैटल्स, दूसरी तरफ लिख लूंगा डेज। ठीक है, तो क्वेश्चन के स्टार्ट में हमें गिवन था कि 1260 कैटल जो हैं वो फीड करती हैं 50 डेज़ के लिए वो चारा। ठीक है, तो अब आपने बताना है कि अगर कैटल्स की तादाद हो जाएगी 1575। ठीक है, अब वो खाने वाले ज़्यादा हो गए यानी कि मवेशियों की तादाद बढ़ गई है, तो अब वो खाना कम दिनों में चलेगा। तो देखते हैं ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। देखें, एक तरफ कैटल्स की तादाद बढ़ रही है, अब वो खाना जो है वो कम दिन चलेगा, तो डेज़ की तादाद कम हो रही है। कैटल की तादाद बढ़ी, डेज की तादाद कम हो गई, तो एक चीज़ बढ़ी दूसरी चीज़ कम हो गई, इन्वर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो लिख लेंगे नंबर ऑफ कैटल्स एंड डेज और इन्वर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन का सीक्वेंस क्या था, x2/x1 इक्वल्स टू y1/y2। ओके, x2/x1 ये था x1, ये था x2, तो x2/x1 यानी कि 1575 डिवाइडेड बाय 1260। ओके, ये है y1/y2, तो ये y1 ये y2, तो आ जाएगा 50/x। ठीक है, अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है, तो x जो है वो 1575 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और 1260 जो है यानी 1260 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 के साथ। ठीक है, तो अब जो है x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो 1575 जो है ये इक्वल्स टू की दूसरी जानिब चल, तो 1575 जो है वो इक्वल्स टू की दूसरी जानिब जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये x से मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके इन दोनों वैल्यूज से ये डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा 1260 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 1575। ठीक है, तो अब देखिए इनकी सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। ओके, तो 5 से कटिंग करते हैं, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, ये 7 था, 2 जो है वो 5 के साथ जाएगा तो 25 हो जाएगा, तो 5 5 ज़ा 25। ठीक है, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 5 ज़ा 25, तो आ जाएगा 5 1 ज़ा 5 एंड 0। ठीक है, 5 0 ज़ा 0। ठीक है, तो अब देखें जी, अब मज़ीद कटिंग हो रही है, तो मज़ीद कटिंग भी हो रही है, 5 6 ज़ा 30 एंड 5 3 ज़ा 15, यहाँ पे आ जाएगा 5 2 ज़ा 10। ओके, अब देखें क्या इन दोनों की कटिंग हो रही है, तो इन दोनों की भी कटिंग हो रही है, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 और यहाँ पे 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 एंड 0। ओके, अब देखें 21 एंड 42 ये इनकी भी कटिंग हो रही है, 21 ज़ा 21 और 21 2 ज़ा 42 और साथ में 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 21 20 ज़ार 420 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रह जाएगा 20, यहाँ पे रह जाएगा 2, तो x इज इक्वल टू 20/2। ठीक है, तो 22 ज़ार आ जाएगा हमारे पास 40। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो चारा है वो 40 डेज तक चलेगा। ठीक है, अगर हम कैटल्स की तादाद 1260 से बढ़ा के 1575 कर देते हैं तो ये कितने दिन चारा चलेगा, ये 40 डेज के लिए चारा चलेगा। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। ओके स्टूडेंट, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं रीड कर लेता हूँ। एट अ स्पोर्ट्स कैंप देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 72 एथलीट्स टू लास्ट 6 डेज। ठीक है, तो एक स्पोर्ट्स कैंप है, ठीक है, जहाँ पे स्पोर्ट्स मैन जो हैं वो जमा हैं। ठीक है, और उस कैंप के अंदर जो है हमारे पास खाना है 72 एथलीट्स के लिए जो कि 6 डेज तक चल सकता है, यानी कि हमारे पास कैंप के अंदर मौजूद 72 एथलीट्स के लिए खाना
6 डेज के लिए काफ़ी है, ठीक है। इतना खाना है कि वो 72 एथलीट्स के लिए 6 डेज के लिए काफ़ी है। If 18 athletes are absent from the camp, how many more days can the food last for the other athletes? State the assumption में। तो अब आपने बताना है कि अगर 72 एथलीट्स थे, जिसमें से अगर 18 एथलीट जो हैं वो एब्सेंट हो जाए कैंप से, ठीक है, तो ये जो खाना है वो और कितने डेज जो है काफ़ी है इन लोगों के। तो अब 72 में से जो हैं 18 एथलीट जो हैं वो एब्सेंट होंगे कैंप से, ठीक है। ठीक है, तो अब आपने बताना है ये जो खाना है ये मज़ीद और कितने दिन चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ एथलीट्स, ठीक है, और दूसरी तरफ लिखेंगे डेज, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास 72 एथलीट्स थे जिनके लिए खाना था 6 डेज के लिए, ठीक है। तो यानी कि 72 एथलीट्स थे जिनके लिए खाना काफ़ी था 6 डेज के लिए। अब देखें जी 72 में से 18 एब्सेंट हो गए, तो 72 में से मैं 18 माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो 72 में से 18 माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे कैरी लेंगे तो 6 आ जाएगा और ये 12 हो जाएगा। 12 में से 8 माइनस करेंगे आ जाएगा 4 और 6 माइनस 1 आ जाएगा 54। यानी कि अब जो है हमारे पास 18 एब्सेंट होने की वजह से 54 एथलीट्स रह गए हैं। तो अब सबसे पहले हम निकालेंगे कि ये कितने दिन खाना खाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए नंबर ऑफ एथलीट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे, तो वो खाना ज़्यादा दिन चल जाएगा, यानी अब डेज जो हैं वो बढ़ जाएंगे, वो 6 से ज़्यादा हो जाएंगे। देखें रिपीट करता हूँ, नंबर ऑफ एथलीट्स कम हो रहे हैं, डेज जो हैं वो बढ़ रहे हैं। ये 72 से 54 हो जाएगा। देखें एथलीट्स की तादाद कम हो जाएगी, अब वो जो बचा हुआ खाना है वो ज़्यादा दिन चल जाएगा, यानी नंबर ऑफ डेज जो है वो अब ज़्यादा हो जाएंगे। एथलीट्स की तादाद कम होने से नंबर ऑफ डेज बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो लिख लेंगे नंबर ऑफ एथलीट्स एंड डेज आर इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इसके बाद हम इसका सीक्वेंस फॉलो करेंगे, x2 बाई x1 इक्वल्स टू y1 बाई y2, ठीक है। ये था x1, ये था x2, तो x2 बाई x1 यानी कि 54 बाई 72, और इस तरफ था y1 बाई y2 यानी कि अब आ जाएगा 6 बाई x, 6 बाई x, क्योंकि ये y1 है ये y2 है, सीक्वेंस है हमारा y1 बाई y2, तो 6 बाई x जो है वो आ जाएगा। अब हमने करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x को कर देंगे 54 से, 72 को कर देंगे हम 6 से मल्टीप्लाई, ओके। x के साथ 54 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड, तो आ जाएगा 72 इंटू 6 डिवाइड बाई 54, ओके। अब देखिए कटिंग हो रही है, 6 1 6, 6 9 54, ठीक है, ये कटिंग हो गई है सीधी सीधी, ठीक है। 6 1 6, 6 9 54। अब देखिए 9 की डायरेक्ट कटिंग हो रही है 72 से, 9 1 9, 9 8 72, ठीक है। तो आ जाएगा x इक्वल्स टू 8 डेज, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर 72 एथलीट्स के लिए खाना था 6 डेज का, तो 18 एथलीट्स एब्सेंट होने की वजह से तादाद जो है वो हो गई 54, और जिसकी वजह से ये जो खाना है वो अब ज़्यादा दिन चल जाएगा। तो तादाद कम होने से खाना ज़्यादा दिन चल जाएगा। अब कितना ज़्यादा दिन चल जाएगा वो हमने बताना है, ठीक है। तो हमारे पास जो 54 एथलीट्स की डेज आए हैं वो आए हैं 8, ठीक है। अब कितने मजीद आए हैं, 2 दिन मजीद आए हैं, ठीक है। पहले 6 डेज चलता था, अब 8 डेज चल जाएगा, 2 दिन जो है वो खाना मजीद चल जाएगा, ठीक है। तो लिख लूँगा नंबर ऑफ मोर डेज दैट फूड लास्ट फॉर अदर एथलीट्स, ठीक है। तो मैंने लिख लिया नंबर ऑफ मोर डेज दैट फूड लास्ट फॉर अदर एथलीट्स, ठीक है। तो कितने मोर डेज आ जाएंगे, 8 में से हम 6 को माइनस कर देंगे, तो 8 माइनस 6, तो वो आ जाएंगे 2 डेज, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ मोर डेज दैट फूड लास्ट फॉर अदर एथलीट्स वो आ जाएगा 8 माइनस 6, ठीक है। क्योंकि 8 डेज पहले 6 डेज चलते थे, अब 8 डेज चलते हैं, ठीक है। तो पहले 6 डेज के लिए खाना काफ़ी था, अब 8 डेज के लिए काफ़ी है, तो 8 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएंगे 2 डेज। इसका मतलब है ये जो खाना है ये 6 डेज नहीं, अब 2 और दिन जो है वो मज़ीद चल जाएगा, यानी कि 6 से अब 2 मज़ीद और दिन करें तो 8 डेज चल जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोर डेज दैट फूड लास्ट फॉर अदर एथलीट्स वो आ जाएंगे 2 डेज, ठीक है। तो 2 और जो डेज जो हैं वो खाना जो है वो एथलीट्स के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ आपसे, अल्लाह।